हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का ज्योग्राफी का चैप्टर वाटर इन द ओशियन। यानी कि जो भी हमारे पृथ्वी पे पानी है 70% पानी माना जाता है कि पृथ्वी पे है। ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, यानी कि हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोस्फीयर हमने पढ़ा पिछले चैप्टर में क्या होता है, एटमॉस्फेयर में आया था। तो हमने देखा कि हाइड्रोस्फीयर में वो सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पर पानी होता है। तो ये पूरा चैप्टर पानी के बारे में है, यानी कि वाटर के बारे में। इसमें देखेंगे कि पानी क्या होता है, ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये हमारी लाइफ पे कैसे इफेक्ट डालता है, इसके ना होने से या होने से क्या दिक्कतें आएंगी हमारे ये ह्यूमन लाइफ पे या जानवरों पे क्या दिक्कतें आएंगी। तो ये सब हम चीज़ें देखेंगे। तो पहला डिफिनेशन सिंपल सा बनता है हाइड्रोस्फीयर का। कह रहा है जो भी चीज़ हमारे पृथ्वी के सरफेस पे है, जैसे कि ओशियन है, ठीक है, समुद्र है, लेक है, और क्या है, रिवर्स हैं, जो एक साथ मिलाकर स्नो एंड आइस, हम एक साथ जब इसको बोलेंगे ये सारे मिलाकर क्या होंगे, हाइड्रोस्फीयर में आएंगे। हाइड्रोस्फीयर यानी वो पार्ट पृथ्वी का जहाँ पर क्या पानी ही पानी हो, चाहे वो पानी समुद्र में हो, चाहे उस क्या हो, महासागर में हो, या किसी नदी में हो, या स्नो एंड आइस के फॉर्म में हो, सबको एक साथ क्या कहेंगे, हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो मतलब होता है ये पानी, हाइड्रो मतलब पानी, और स्फीयर मतलब पानी का वैसा जगह जहाँ चारों तरफ क्या हो, पानी पानी हो, उसको बोलेंगे हम हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, कह रहा है जितने भी ये वाटर बॉडीज़ है, वाटर बॉडीज़ का क्या मतलब है, जितने भी महासागर हैं या सागर हैं, ठीक है, या समुद्र है या तालाब वगैरह है या नहर है या नदी है, क्या होता है, अगर ये ना होके तो हमारा लाइफ ही क्या होगा, पॉसिबल ही नहीं होगा। तो वही कहा कि विदाउट वाटर, बिना पानी के लाइफ क्या है, पॉसिबल ही नहीं है। मतलब चाहे तो हम खाना ना खाए 2-3 दिन रख सकते हैं, लेकिन बिना पानी के ज़्यादा दिन नहीं रख सकते, सूख के ही क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो ये कह रहा है पानी के जो है सबके लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं और इंसान भी आते हैं। ठीक है, अगर पानी न रहे तो तीनों लोग क्या आ जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे और बुरी तरह से मारे जाएंगे। ठीक है, पृथ्वी पे इसलिए पानी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो एग्जाम में क्या आएगा आपका, वाटर आएगा, ठीक है, जो हाइड्रोस्फीयर का होता है, और इसका इंपॉर्टेंस आएगा। तो इंपॉर्टेंस आप लोग बना कर भी लिख सकते हैं। बस आप लोग ये बात सोचेंगे कि पानी हमें किस काम आता है, नहाने के, ठीक है, पीने के, जानवरों के लिए, पौधे के लिए, कई सारे काम आता है। ठीक है, इस सब चीज़ों को हम बना कर लिख सकते हैं। तो वही कह रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो कहता है कि हमारे ग्रह में, हमारे जो सोलर सिस्टम है उसमें 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह में से बस एक ही हमारा अर्थ ही, यानी पृथ्वी ऐसा ग्रह है जहाँ पर पानी मौजूद है, और वो भी 71% में है। ठीक है, और बस 29% क्या है, टोटल एरिया ऑफ लैंड है, यानी कि जहाँ पर इंसान वगैरह रहते हैं, जानवर हैं, पेड़ हैं। इस 29% में, यानी कि 30% ज़मीन में इंसान भी रहते हैं, जंगल भी है, पहाड़ भी है, प्लेट्यू भी है, और जानवर भी रहते हैं। बाकी जो 30% है, 71% है, वो क्या है, पानी से ढका हुआ है। ठीक है, लेकिन उस 70% पानी के होने के बावजूद भी पीने लायक पानी कितना है, बस 0.3% है। सोचो 0.3% पानी बस पीने लायक है 71% में से। क्यों? क्योंकि इंसान जो इसको गंदा करते जा रहा है, जो कि बहुत ही एक तरह से इफेक्ट डालेगा हमारे फ्यूचर जनरेशन को। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा फ्रेश एंड सलाइन वाटर। तो कोई आप लिखा भी है अबाउट इस 70% में से, यानी कि 70% में बात हो रही है। तो 70% में से 97% अब टोटल पानी जो है कि क्या है, सलीन वाटर, यानी कि खारा पानी है, जिसको हम लोग नहीं पी सकते। अगर उस पानी को पीते हैं तो हमको और ज़्यादा प्यास लगेगी। तो कोई पूछता है आपसे कि खारा पानी क्यों नहीं पी सकते, खाना पानी उसमें बहुत ज़्यादा नमक होता है, जब हम नमक खाते हैं तो और ज़्यादा प्यास लगती है, तो इसीलिए खारा पानी हमको नहीं पीना चाहिए। ठीक है, समुद्र में होने के बावजूद भी। ठीक है, तो ये कह रहा है 97% में से, यानी कि 71% में से 97% पानी क्या है, ओशियन है, यानी कि खारा पानी है, सॉल्ट वाटर है। उसमें से बस 3% क्या है, फ्रेश वाटर है। 3% यानी कि स्नो होगा, आइस होगा, और क्या पानी होगी, नदी का पानी होगा, तालाब का पानी होगा, उसमें 3% है। उस 3% में से 0.3% पानी बस पीने लायक है, बाकी जो बचता है 2.5% पानी वो गंदा कर दिया गया है इंसानों के द्वारा। ठीक है, तो ये है हमारा एक डाटा। बाकी देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में कहता है कि जो हमारा समुद्र है वो खारा क्यों होता है, या जो महासागर है, जो बड़े बड़े समुद्र हैं, महासागर क्या कहते हैं, कई सारे समुद्र को मिला के महासागर बनते हैं। तो जो सी है या ओशियंस हैं वो क्यों खारे होते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है, क्वेश्चन डेवलप होगा। तो खारे इसलिए होते हैं कि दुनिया भर का जो भी मटेरियल होता है ना, चाहे इंसान का वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, चाहे इंसान की हड्डियाँ हो गई, या प्राकृतिक रूप से जो जितने भी मटेरियल होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो सारे के सारे कहाँ पर डिकम्पोज होते हैं, समुद्रों में। जिसकी वजह से जो पानी होता है तो क्या होता है, खारा हो जाता है, यानी कि नमकीला हो जाता है, नमकीन वाला हो जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नमक हो जाता है, इस वजह से पानी पीने लायक नहीं रहता है। तो उस पानी को फिल्टर करके पी सकते हैं, लेकिन उस तरह आप चाहें तो नहीं पी सकते हैं। अगर पिएंगे तो क्या होगा, और ज़्यादा प्यास लगेगी, और जिसकी वजह से और ज़्यादा प्यास होने की वजह से आप जल्दी मारे जाएंगे। ठीक है, तो यह है ओशियन का। कहता है मतलब वही कह रहा है कि संदर्भ में पानी क्या है, ओशियनिक, ओशियन वाला पानी, यानी कि खारा पानी है, और उसमें से 3% फ्रेश है। उस 3% के बावजूद उसमें से बस 0.33% क्या है, पीने लायक पानी है। तो ये था पानी के कुछ इंपॉर्टेंस, और भी देखते हैं इसके बारे में। कह रहा है जो पानी बचा है 0.33%, वो फ्रेश पानी है, उसको बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा वो प्रीसियस है, यानी कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा वो कीमती है।
कम से कम उसको ना वेस्ट करें। बाकी एक एक जो बूंद है पानी का, फ्रेश पानी का, वो काफ़ी ज़रूरी हो जाएगा हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए, ठीक है। तो इसमें पानी का जो है इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा हाई है। फिर नेक्स्ट क्या आता है, द सॉल्टी वाटर ऑफ द ओशियन कैन नॉट बी डायरेक्टली यूज बाय ड्रिंकिंग। वही चीज़ कह रहा है कि जो साल्टी वाटर होता है समुद्र का, वो हम सीधे नहीं पी सकते, बिना फिल्टर के उसको नहीं पिया जा सकता, ठीक है। अदरवाइज द ग्रेट इंग्लिश पोएट कोलीब्रीज वुड नॉट हैव सेड द फॉलोइंग वर्ड इन द इमॉर्टल पोएम द एंशिएंट मैरिटर। एक पोएट रहे हैं जिसका नाम था कोलीब्रीज करके, ठीक है। उन्होंने बताया है कि अगर हम समुद्र का पानी पीते हैं तो क्या होगा, एक पोएम के माध्यम से बताया है। लिखे हैं वाटर वाटर एवरीवेयर, देखा जाए तो पानी पानी क्या है, हर जगह है, एक पोएम है, ठीक है। एंड ऑल द बोट्स डिड सिंग, जितने भी पानी हो क्या है, पी रहे हैं। वाटर वाटर एवरीवेयर, फिर पानी पानी हर जगह है। नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, और कोई भी पानी पीने लायक नहीं है। देखा मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म देखा जाए तो यही निकलता है कि पानी पानी तो हर जगह है, ठीक है, और सारे पानी से भरे हुए हैं। फिर भी पानी पानी हर जगह है, फिर भी सारे पानी से भरे हुए हैं, लेकिन वो पानी पीने लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इंसान है, जितने भी फैक्ट्रीज वगैरह हैं, उनसे जो वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है वो सारी जगह कहाँ मिल जाती है, नदियों में मिल जाता है, जिसकी वजह से पानी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। गंगा यमुना जो भी थी तो जो साफ़ थी और ज़्यादा गंदा हो रही है, जिसकी वजह से हमारा जो फ्यूचर होगा, यानी कि जो आज से 100 साल बाद की जो जनरेशन आएगी या 50 साल बाद जो जनरेशन आएगी, बहुत ही बुरी तरह से स्कार्सिटी होगा। यानी कि उनके टाइम पे क्या होगा, पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी। जैसे कि दुबई में इसका कमी है, साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा कमी हो रही है पानी की, तो पानी नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया में ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होगी, तो पानी की काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आने लगी है, और आने वाले 50-60 सालों में और ज़्यादा दिक्कतें बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से हमको लगता है कि भूखे पानी से ही लोग मरने लगेंगे, ठीक है। तो पानी बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए बोला वेरी प्रीसियस है पानी हमारे लिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है नीड ऑफ वाटर कंजर्वेशन और वाटर हार्वेस्टिंग। कह रहा है सिंपल सी बात है, कह रहा है कि पानी हमें क्यों बचाना चाहिए। ये भी आप लोग बना के लिख सकते हैं, मैं बस समझा दे रहा हूँ, बस आप लोग बना के लिखना कि पानी क्यों बचाना है। इसीलिए तो बचाना है ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए हो सके, हम अच्छी तरह से उसको पी सकें, बाकी पानी का स्कार्सिटी यानी कि कमी ना हो, तो ये सब इसमें देखेंगे हम। वहीं यहाँ पे पहला पॉइंट कह रहा है कि हमने देखा अभी ऊपर कि फ्रेश पानी क्या है, बहुत ही प्रीसियस है और बहुत ही लिमिटेड मात्रा में, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में मौजूद है फ्रेश पानी, पीने लायक पानी। इसीलिए हमको उस पानी को क्या करना है, किसी भी कीमत पे बचाना है। उसी कह रहा है कि कंजर्व एट ऑल कॉस्ट, कितना भी कीमत लगे उस कीमत को अदा करना है और उस पानी को क्या करना है, कंजर्व करके बचा के रखना है। कह रहा है कि जो हम पानी बचाएंगे हमारे फ्यूचर के लिए तो काम तो आएगा ही, लेकिन इस समय में, यानी कि जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है, जो इस समय काफ़ी तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ रहा है हर कंट्री में, ठीक है, तो उसको देखते हुए अगर हम पानी को अभी से बचाना स्टार्ट नहीं किए तो आने वाले बहुत ही कम सालों में, यानी कि 10-15 सालों में क्या होगा, पानी का कमी हो जाएगा, जिसकी वजह से काफ़ी लोग मारे जा सकते हैं। तो ये कह रहा है वी कैन नॉट इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ वाटर, यानी कि जो बचा हुआ पानी है 0.33% उसको हम नहीं बढ़ा सकते, हाँ, लेकिन जो पानी मौजूद है उसको हम बचा सकते हैं, ठीक है भाई। जो पानी है, ड्रिंकिंग वाटर है, उसको हम बढ़ा नहीं सकते, ठीक है, लेकिन जितना बचा है 0.33 भी काफ़ी मात्रा में होता है, लेकिन उसको हम बचा लेते हैं तो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। कह रहा है यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जो हमारे सिटीज़ हैं, बड़े बड़े जो शहर हैं, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, या बड़े बड़े जो फैक्ट्रीज़ हैं, वो क्या होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी यूज़ करती हैं, और जब क्या करती हैं, साफ पानी यूज़ कर लेती हैं, और वो क्या करती हैं, समुद्रों में या ओशियन में या जो बड़े बड़े नदियाँ रहती हैं उनमें क्या डालती नहीं है, वेस्ट वाटर डाल देती है। यानी कि जो फैक्ट्री वगैरह में पानी यूज़ होता है वो तो साफ़ होता है, लेकिन यूज़ होने के बाद वो पानी कैसा होता है, बहुत ज़्यादा पॉइजनस हो जाता है, बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, जहरीला पानी हो जाता है, और वही पानी किसमें छोड़ दिया जाता है, बड़े बड़े समुद्रों में या बड़े बड़े जो रहते हैं नदी वगैरह, गंगा यमुना, उसमें छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाता है। इसलिए कह रहा है कि एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर को हमको बचाना है, कितने भी कीमत पे, कितना भी क्यों ना करना पड़े, हमें उस पानी को क्या करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए क्या है, बहुत ही प्रीसियस रिसोर्स है। पानी नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा, मतलब चल जाएगा। देखो और जितने मटेरियल्स हैं, खाना वगैरह हो गया, अगर उसमें से कुछ गायब हो जाता है फिर भी हम लोग ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन अगर पानी गायब हो गया, ठीक है, तो कोई भी इंसान जिंदा नहीं रहेगा, बहुत ही बुरी तरह से लोग मारे जाएंगे सूख पानी पीने की वजह से, यानी कि वो लोग मिलेगा ही नहीं पानी पीने के लिए, मार हो जाएगा, वर्ल्ड वार हो जाएगा पानी के लिए। इन दिस डेज मच इम्फेसिस इलेड वाटर हार्वेस्टिंग, कह रहा है कि काफ़ी जगहों पे वाटर हार्वेस्टिंग किया जा रहा है, इसी को बचाने के लिए अलग जगहों पे। कह रहा है पानी बचाने के लिए कई सारे तरीके हैं, यानी कि वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि पानी को बचाने के लिए कई सारे तरीके हैं। जैसे आपको कुछ तरीके दिए गए हैं। तो सबसे पहला तरीका कह रहा है कि जो छत, जब बारिश होती है ना, तो छत पे जितना भी पानी स्टोर होता है उसको हम चाहे तो एक टंकी में रख सकते हैं। भाई जब बारिश होता है ना तो छत पे सारा पानी गिरता है, कुछ मैक्सिमम पानी गिरता है, तो जितना भी पानी गिरता है उसको क्यों ना स्टोर कर दिया जाए और स्टोर करके उसको साफ़ करके अपने काम में लाया जाए। पहला तो ये हो गया। दूसरा कह रहा है
कि क्या होता है, सेकेंड वे इज कैप्चर टू रन ऑफ कैचमेंट, यानी कि जो अगल बगल का एरिया होता है हमारे घर का, जिसे होता है ना जो घर होता है वहाँ पर बारिश गिरता है, लेकिन अगल बगल का जो एरिया होता है वो हम क्या करें, इस तरीके से उसको डेवलप करें, इस तरीके से घर को बनवाएं ताकि जो बारिश का पानी अगल बगल गिर रहा है वो भी क्या हो, कंजर्व हो सके। ठीक है। तीसरा मेथड क्या कर रहा है कि जब बाढ़ वगैरह आता है, जब किसी एरिया में नहीं बाढ़ वगैरह आता है, उस बाढ़ वाले पानी को यानी कि किसी लोकल स्ट्रीम में बहा दिया है, यानी कि खेतों में बहा दिया है, उस जगह पे बहा दिया है जहाँ पर पानी नहीं पहुँचा है। ठीक है। उससे क्या होगा, जहाँ पर बारिश हुआ है वो तो फर्टिलाइज होगा ही, वहाँ की जो बारिश नहीं हुआ है वहाँ भी पानी पहुँच जाएगा और वहाँ भी क्या हो जाएगा, अच्छी तरह से खेती हो जा सकती है। चौथा पार्ट कह रहा है तो इन 4 तरीक़ों से हम पानी को बचा सकते हैं। ठीक है। जिसमें से 2 तो हम ही कर सकते हैं, जैसे जो छत वाला पानी उसको बचा सकते हैं और आसपास के पानी बचा सकते हैं, लेकिन जो बाढ़ वाला जो पानी है वो गवर्नमेंट कर सकती है। ठीक है। तो हम और गवर्नमेंट दोनों मिलकर पानी को बचा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर वाटर बॉडीज़, यानी कि जो बड़े बड़े पानी के जगह हैं उन 5 भागों में डिवाइड है, जैसे कि मतलब अलग अलग समुद्र में डिवाइड है, जैसे ओशियन कहते हैं। ठीक है। तो ओशियन अलग अलग भागों में डिवाइड, जैसे कि पैसिफिक ओशियन है। ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी मौजूद है लेकिन खारा पानी है। ठीक है। दूसरा आता है अटलांटिक ओशियन, फिर आता है इंडियन ओशियन जो कि भारत के नीचे है जस्ट। ठीक है। फिर आता है सदर्न ओशियन और आर्कटिक ओशियन। इन जगहों पर सबसे ज़्यादा पानी पाया जाता है यानी कि पूरी पृथ्वी पर। ठीक है। तो पहला पढ़ते हैं हम पैसिफिक ओशियन क्या होता है। जो हमारा पहला आता है पैसिफिक ओशियन, ये सबसे बड़ा ओशियन है, यानी कि सबसे बड़ा महासागर है पूरे 5 महासागर में। ठीक है। जितने भी महासागर हैं ना उन सब में सबसे बड़ा यही है पैसिफिक ओशियन। ठीक है। कह रहा है कि ये लगभग एशिया और नॉर्थ अमेरिका को अलग अलग करता है, यानी जो ये सेपरेट करता है किसको, ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका से। ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है, ये हमारे ऑस्ट्रेलिया और ये अमेरिका। तो ये जो पैसिफिक ओशियन है इसको अलग अलग करता है। यहाँ पर ना पैसिफिक ओशियन और ऑस्ट्रेलिया है, यहीं पर क्या है, नॉर्थ अमेरिका है जो कि इस साइड दिखाया गया है। ठीक है। तो गोल तो हमारा पृथ्वी है ना, इस तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है कि ऑस्ट्रेलिया को और अमेरिका को ये अलग अलग करता है। और ये सबसे बड़ा ओशियन है 5 ओशियन में से, जितने भी ओशन पाए जाते हैं वो सबसे बड़ा यही है और सबसे गहरा भी यही है। इसकी जो एरिया है कि लंबाई है वो लगभग 16 करोड़ क्या है स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि सबसे बड़ा पैसिफिक ओशियन है। तो पैसिफिक ओशियन आता है तो सबसे पहले तो ये लिखेंगे सबसे बड़ा ओशियन है 5 ओशियन में से, और ये ऑस्ट्रेलिया को और अमेरिका को अलग अलग करता है। ठीक है। और ये सबसे बड़े ओशियन के साथ साथ सबसे डीपेस्ट भी है, यानी सबसे गहरा ओशियन भी यही है, जो कि यहाँ पर एक ट्रेंच पाया जाता है जिसका नाम मरीना ट्रेंच। मरीना ट्रेंच ऐसी जगह है जहाँ पर पैसिफिक ओशियन में सबसे गहरी जगह यही है, जो कि यहाँ पर अभी मतलब लोग नहीं जा पाए हैं, यानी कि साइंटिस्ट वगैरह यहाँ पर लोग अभी पूरे अंदर तक नहीं जा पाए हैं। और ये कितना मीटर गहरा है, लगभग 11,000 मीटर, यानी कि लगभग 11 किलोमीटर ये गहरा है, यानी कि समुद्र के अंदर है। ठीक है। तो यहाँ पर अभी लोग नहीं जा पाए हैं, मैक्सिमम लोग 6 से 7 किलोमीटर तक अभी जा पाए हैं, पूरे मरीना ट्रेंच के अंदर तक अभी तक कोई नहीं गया है। ठीक है। क्यों, इसको सबसे डीपेस्ट प्लेस माना जाता है पूरी दुनिया का, यानी पूरी पृथ्वी का सबसे डीपेस्ट यानी कि सबसे गहरा जो जगह है वो पैसिफिक ओशियन में है, जिसका नाम है मरीना ट्रेंच। तो ये 2-3 पॉइंट रहा देखिएगा। पैसिफिक ओशियन सबसे पहला पॉइंट सबसे लार्जेस्ट ओशियन है, दूसरा पॉइंट कि अलग करता है नॉर्थ अमेरिका को और ऑस्ट्रेलिया को, और सबसे बड़ा ओशियन है जो कि 16 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, सबसे गहरा ओशियन है। और जो गहरा ओशियन का नाम है उसका क्या है, मरीना ट्रेंच, और वो कितना किलोमीटर गहरा है, 11 किलोमीटर गहरा है। दूसरा आता है अटलांटिक ओशियन, ये दूसरा सबसे बड़ा महासागर है जो कि नॉर्थ और साउथ अमेरिका को अलग अलग करता है। ठीक है। क्या कर, इट सेपरेट यूरोप एंड अफ्रीका फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, यानी कि इस जगह को यानी अफ्रीका और यूरोप को अलग अलग करता है। ठीक है। ये बिजिएस्ट ओशियन वर्ल्ड है, यानी कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या होता है, शिप वगैरह आती जाती हैं अटलांटिक ओशियन में, जितने भी बिजनेस वगैरह होते हैं सबसे ज़्यादा यहीं पर ट्रांसपोर्ट वगैरह होते हैं, यानी कि इसी रास्ते से आए जाते हैं लोग। ठीक है। इस देश से दूसरी जगह जाते हैं लोग तो अटलांटिक ओशियन का समुद्र यानी रास्ता लेकर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है देयर आर मेनी इंपॉर्टेंट हार्बर ऑन इट्स कोस्ट लाइन। जाहिर सी बात है, जब ये बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका कोस्ट लाइन भी काफ़ी ज़्यादा बिजी होगा, तो इसलिए बोला है कि ये बिजिएस्ट ओशियन है, यानी कि यहाँ पर लोग आते जाते रहते हैं समुद्रों से, और जो नेवी वाले होते हैं, हर देश का जो नेवी होता है वो इसी रास्ते से क्या होता है, आते जाता है, और इसी अटलांटिक ओशियन से सारे बिजनेस किए जाते हैं समुद्रों के द्वारा। तीसरा आता है हमारा इंडियन ओशियन, जो कि ठीक इंडिया के जस्ट नीचे है। ठीक है। इट इज़ द ओनली ओशियन नेम आफ्टर अ कंट्री। कह रहा है पहला ओशियन है जो अपने देश के नाम पे पड़ा है। जो जितने भी ओशियन देखेंगे वो किसी कंट्री के नाम पे नहीं है, चाहे पैसिफिक हो गया, चाहे अटलांटिक हो गया, चाहे सदर्न ओशियन हो गया, चाहे आर्कटिक हो गया, लेकिन इंडियन ओशियन ऐसा ओशियन है, ऐसा महासागर है जो अपने देश के नाम पे पड़ा है। ठीक है। तो वही कह रहा है इट इज़ ओनली ओशियन नेम आफ्टर द कंट्री, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, इट लाइज टू द साउथ ऑफ द इंडिया, यानी कि जस्ट इंडिया के यानी जो साउथ इंडिया है, जो कन्याकुमारी तमिलनाडु है, उसके नीचे ही पाया जाता है क्या, इंडियन ओशियन। ठीक है। जिससे यहाँ पर दिख रहा होगा ये हमारा कंट्री है इंडिया, यहाँ जस्ट नीचे क्या है, इंडियन ओशियन है। तो पूरा का पूरा जो है ये हमारा इलाका है, यानी कि इंडियन ओशियन है। क्या कह रहा है, वेस्ट ऑफ इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया एंड ईस्ट अफ्रीका, यानी कि अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और म्यांमार के बीच में पड़ता है हमारा इंडियन ओशियन। ठीक है।
तो ये 3 जगहों से घिरा हुआ है इंडियन ओशियन। कौन कौन? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और साउथ अफ्रीका। अगला आता है साउथ ओशियन। तो अगला जो आता है वो आता है सदर्न ओशियन। ये कहाँ पर है? ये अंटार्कटिका के जस्ट ऊपर है, यहाँ दिख रहा है ना, ये सदर्न ओशियन है पूरा पूरा। ऑस्ट्रेलिया के नीचे है, इंडियन ओशियन के नीचे है और साउथ अफ्रीका के भी नीचे है, यानी कि साउथ अफ्रीका, इंडियन ओशियन, ऑस्ट्रेलिया के नीचे क्या है? सदर्न ओशियन है, ठीक है। और ये फैला हुआ है अंटार्कटिका से लेके 60 डिग्री लैटिट्यूड तक, ठीक है, यानी कि इससे पूरा जगह जो है ये सदर्न ओशियन है और उसके ऊपर वाला इंडियन ओशियन है, ठीक है। लास्ट आता है आर्कटिक ओशियन। आर्कटिक ओशियन कहाँ है? ये ऊपर की तरफ है। इट्स अराउंड द नॉर्थ पोल, ठीक है, या नॉर्थ पोल पे आर्क दिख रहा है ना, ये पूरा क्या है? यहाँ से यहाँ तक पूरा आर्कटिक ओशियन है। तो एग्जाम में अगर कोई आएगा तो आता है पैसिफिक ओशियन आता है पहला और इंडियन ओशियन आता है। तीन दोनों का हो सकता है आए शॉर्ट नोट लिखने के लिए 3-4 नंबर में। तो पैसिफिक का जानते हैं पॉइंट में लिखना है और इंडियन का भी पॉइंट में लिख दीजिएगा। तो देखते हैं आर्कटिक ओशियन। तो जो आर्कटिक ओशियन है ये भी कुछ जगहों से क्या है? घिरा हुआ है, जो कि है पहला क्या है? रसिया, यानी कि रसिया से घिरा हुआ है स्कैंडिनेविया, ठीक है, फिर ग्रीनलैंड, फिर कनाडा और फिर अलास्का। इन जगहों से क्या हुआ है? घिरा हुआ रहता है हमारा आर्कटिक ओशियन। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है जो ओशियन होते हैं, ओशन के कुछ छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि समुद्र होते हैं भाई। ओशन क्या है? महासागर है, यानी कि कई सारे समुद्र मिलाकर एक सागर बनाए जाते हैं, यानी कि एक ओशन बनाया। तो वही कह रहा है ओशन कई सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि सीज होता है, ठीक है, समुद्र होता है, बेस होता है, गल्फ होता है। तो ये तीनों उसी के पार्ट्स हैं। तो पूछता है एमसीक्यू में, वो पूछेगा 1 मिनट में नहीं आएगा, पूछेगा कि ओशन के कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं, या 3 पार्ट्स ये दे देगा कि ओशन कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं। तो सीज, बेस, गल्फ दिया होगा ऑप्शन में, तो मार दीजिएगा, ठीक है। या ऐसे पूछ सकता है कि सीज, बेस और गल्फ किसके पार्ट हैं? ओशियन का पार्ट है, ठीक है। तो यही बस यहाँ पर लिखा गया है। कह रहा है 2 हमारे समुद्र हैं, यानी कि भारत के जो हैं 2 समुद्र पाए जाते हैं, ठीक है। एक आता है अरेबियन सी और एक आता है कौन सी? बे ऑफ बंगाल, ठीक है, यानी कि बंगाल की तरफ है। तो ये 2 समुद्र आते हैं और एक महासागर रहता है इंडिया में। तो ये अपने भारत के बारे में कम से कम जानिए, ठीक है। जो हमारा भारत है इसके नीचे क्या है? इंडियन ओशियन है, और बंगाल की तरफ यानी कि इस तरफ क्या है? बे ऑफ बंगाल, और इधर क्या है? अरेबियन है, यानी कि अरब वाले देश जो है अब अरेबियन। ये दोनों तीनों इलाका किसका है? अपना है, ठीक है, और किसी का नहीं है। अब कोई आएगा तो मारा जाएगा। फिर आता है मूवमेंट ऑफ द ओशियन वाटर, कि कैसे ये मूव करते हैं। देखिए ये जो कह रहा है मूवमेंट ऑफ वाटर ओशियन, कह रहा है कि पृथ्वी पर लगभग 70% क्या है? पानी है। उस 70% में 97% पानी कैसा है? साल्ट वाटर है, यानी कि हाइड्रोस्फीयर, यानी कि समुद्र वगैरह में फैले हुए हैं। और बस 3% पानी पीने लायक, यानी कि फ्रेश है। उसमें से भी बस 2.5% पानी क्या है? गंदा है, यानी कि इंसानों के द्वारा पॉल्यूट किया गया है। तो सब किनारे रखते हैं। अभी हम बस क्या पढ़ रहे हैं? ओशियन के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि खारे पानी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कह रहा है कि जो ओशियन वाटर होता है वो खारा पानी होता है। उसको इंसान क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पानी खारा होता है और उनके लिए नुकसानदायक होगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि डायरेक्ट यूज़ टू मैन बिकॉज इट सैलिटी वाटर, कि इंसान जो है डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि उसमें खारा पानी होता है, ठीक है। वो आपकी जान भी ले सकता है खारा पानी। नेक्स्ट पैराग्राफ में कह रहा है कि भले ही हम उस समुद्र के पानी का यूज़ न कर सकें, लेकिन जो नेचर है उसका भरपूर मात्रा में यूज़ करता है। किसका? ओशियन का। जैसे कि ओशियन की वजह से ही कई सारे मौसम बदलते हैं, यानी कि क्लाइमेट चेंज आता है, यानी कि बारिश आ रहता है, ठीक है, ठंडी वगैरह आता है, गर्मी आता है, बरसात के मौसम आती है, पतझड़ आता है, इन्हीं की वजह से आता है। तो हम भले ही ना उसका यूज़ कर पा रहे हो, लेकिन प्रकृति क्या है? भरपूर मात्रा में उसका यूज़ करती है। उसी में से पानी इवोपरेशन होता है। इवोपरेशन यानी कि पानी भाप बन के आसमान में जाता है और हमारे अलग अलग जगहों पर बारिश होती है। इस तरीके से पानी क्या होता है? फिल्टर हो जाता है और बारिश के तौर पर पानी फ्रेश हो जाता है। तो ये इंसान नेचर करती है, तो यहाँ पर लिखा है। नेक्स्ट पैराग्राफ में कह रहा है जो ओशियन या समुद्र यानी कि जो महासागर या समुद्र है वो कभी भी पानी उसके रुके नहीं रहता है। कभी भी जब आप जाएंगे समुद्र किनारे तो देखेंगे पानी हमसे क्या रहेगा? ऐसे मूव करता रहेगा, एक जगह पे कभी भी नहीं रुकेगा, ठीक है। तो ये कह रहा है वो कभी भी स्टील नहीं होते हैं, लेकिन नेवर स्टील ऑफ वाटर ऑफ ओशियन सीज, यानी कि समुद्र का पानी कभी भी रुकता नहीं इस जगह पर, जिसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करता रहता है? ट्रैवल करना रहता है। तो उसको हम 3 भागों में बांटे हैं उस ट्रैवलिंग को। पहला दिया गया है नाम वेव्स। वेव्स क्या होती हैं? समुद्र किनारे खड़े रहेंगे तो वेव्स आती हैं छोटी छोटी, टाइड्स आती है, करंट आता है, तीनों को हमको छोटे छोटे पार्ट में पढ़ना है। तो पहला टॉपिक आता है वेव्स। वेव्स क्या होती हैं? तो जो वेव है वो कैसे प्रोड्यूस होती हैं? हवा की वजह से प्रोड्यूस होती हैं, यानी जो हवा चलती है ना, उनके हवा के अंदर जो प्रेशर रहता है उनके अंदर क्या होता है? पानी को अंदर ढकेलती है, ठीक है, फिर ऊपर ढकेलती है, फिर अंदर ढकेलती है, फिर ऊपर ढकेलती है। तो इसकी वजह से एक तरह का वेव बनता है। तो ये कह रहा है जो प्रेशर है हवा का, यानी कि जो दबाव है हवा का, वो पुश करता है वाटर को अप एंड डाउन, यानी कि ऊपर नीचे क्या करता रहता है? दबाता रहता है। अभी हमने पढ़ा पिछले चैप्टर में कि कैसे एयर प्रेशर काम करता है, तो इसलिए अगर नहीं पढ़े हैं तो समझ में नहीं आएगा। तो एयर प्रेशर क्या होता है? एक तरह का दबाव होता है जो हवा में होता है, तो उसी की वजह से वेव फॉर्म होता है। लिखा है साफ साफ, वेव आर प्रोड्यूस बाय द पुशिंग एक्शन ऑफ विंड, यानी कि प्रेशर ऑफ विंड, यानी कि हवा का जो प्रेशर रहता है, यानी कि जो दबाव रहता है
वो क्या करता है, वेव्स का फॉर्म प्रोड्यूस करता है, अप एंड डाउन उसको पुश करता रहता है बार बार, और पानी एक तरह से वेव फॉर्म होती है। तो कह रहा है जो वेव होते हैं ना वो बहुत गहरे तक नहीं होते हैं, बस ऊपर ऊपर होता है, यानी कि जो सरफेस होता है पानी का समुद्र का, बस उसी लेयर पे होता है वेव्स। ठीक है, जो आप तालाब वगैरह हम देखते होंगे तो उसमें भी वेव्स प्रोड्यूस होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ का भी जो पानी जो हवा रहता है उसमें भी क्या रहता है, प्रेशर रहता है, जिसकी वजह से पानी को नीचे दबाता है, फिर ऊपर उठाता है, फिर नीचे दबाता है, फिर ऊपर उठाता है, जिसकी वजह से इस तरीके से वेव क्या रहती है, चलती रहती है इस तरीके से। ठीक है, तो उसे वेव कहते हैं। ठीक है, और ये साइज़ में बड़ी छोटी होती रहती हैं, यानी कि कोई कोई वेव्स बहुत बड़ी होती हैं और कोई कोई जो वेव्स होती हैं बहुत छोटी होती हैं। तो डिपेंड करता है कि हवा का दबाव कितना है। ज़्यादा दबाव होगा तो ज़्यादा वेव्स होंगी, ज़्यादा बड़ी बड़ी वेव्स होंगी, और छोटा छोटा वेव्स होगा तो छोटी छोटी वेव्स होंगी। तो आप लोगों ने हॉलीवुड मूवी में देखा होगा कैसे बड़ी बड़ी वेव्स आती हैं समुद्र के किनारे। तो कभी कभार कब होता है, जब साइक्लोन वगैरह उठता है या सुनामी वगैरह आती है, तब वो बड़े बड़े वेव्स आती हैं। बाकी जो वेव्स आती हैं छोटी छोटी रहती हैं हवाओं के चलते। ठीक है, देखिए वहाँ पर यहाँ पर वही चीज़ लिखा है कि डिपेंड करता है स्पीड पे, यानी कि हवा का जो गति है वो कितना है, स्पीड कितना है हवा का, या वेदर कंडीशन कैसा है। ऐसा तो नहीं है कि तूफान आने वाला है या बहुत तेज़ हवा चल रही है। जब ये सब चीज़ें होगा तब क्या होगा, जो वेव्स होंगी बहुत स्ट्रांग हो जाएंगी, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी वेव्स हो जाएंगी, जिस वजह से आपकी जानें भी जा सकती हैं। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि जो हवा का स्पीड है वो क्या है और मौसम कैसा है। तो इसी वजह से हम पता लगा सकते हैं कि वेव छोटा होगा कि बड़ा होगा। कह रहा छोटा जो वेव्स रहती हैं तो कुछ नहीं कर पाएंगे, आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन जो बड़े बड़े वेव्स रहते हैं, यानी कि जो किसकी वजह से बनते हैं, साइक्लोन की वजह से बनते हैं, या किसी कह सकते हैं कि टोर्नेडो की वजह से बनते हैं, या सुनामी की वजह से जो वेव्स बनते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन फैलाते हैं, यानी कि तबाही फैलाते हैं जीवन में। जो समुद्र के किनारे जो जगह होती हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी का नुकसान पहुँचता है, काफ़ी ज़्यादा लोगों की मौतें हो जाती है जब बड़ी बड़ी वेव्स आती हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को क्या करता है, धराशायी कर देता है, यानी कि गिरा देता है। वही कह रहा है कि जब बड़े बड़े वेव्स आते हैं तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करता है और प्रॉपर्टी का भी सारे लोगों की जानें चली जाती हैं। तो ये था हमारा वेव्स। अब आते हैं टाइड्स। टाइड्स किसी वजह से होता है, देखते हैं। कह रहा है जो टाइड्स है वो कैसे बनते हैं। कह रहा है कि जो समुद्र का पानी होता है वो हमेशा कंटिन्यूसली, यानी कि लगातार क्या होता है, राइज होता है, यानी कि ऊपर उठता है फिर नीचे गिरता है। तो ये कह रहा है द सी वाटर राइजेस एंड फॉल्स रेगुलरली ट्वाइस अ डे, यानी कि एक दिन में 2 बार हमेशा होता रहता है, यानी कि पानी ऊपर उठेगा फिर नीचे गिरेगा, फिर उठेगा फिर नीचे गिरेगा। ठीक है, तो ऐसा होता रहता है एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी कि हर 2-2 घंटे में, 6-6 घंटे में, 8-8 घंटे में ऐसा होता रहता है। क्यों होता है ये ग्रेविटी के कारण होता है। ग्रेविटी क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण, जो कि पृथ्वी लगाता है और चंद्रमा जो होता है उसकी वजह से टाइड्स वगैरह होते हैं। तो ये आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको बस ये जानना है कि ये पानी कैसे, जो टाइड्स बनते हैं कैसे बनते हैं, राइज अप होने से और फॉल्स यानी कि फॉल होने से। यानी कि पानी क्या होता है, राइज होता है फिर पानी गिरता है, तो राइज और फॉल्स होने की वजह से टाइड बनते हैं। टाइड 2 तरह के होते हैं, एक होता है हाई टाइड। ठीक है, जब पानी बहुत ज़्यादा ऊपर उठ जाता है तब हाई टाइड बनता है। जब जो लो टाइड, यानी कि जब पानी बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं उठता है, यानी कि गिर के ऐसे उठेगा फिर गिर जाएगा, यानी कि लोअर टाइड उसे कहते हैं। ठीक है, तो वही लिखा है द राइजिंग ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाई टाइड, यानी कि जब पानी बहुत ज़्यादा ऊपर उठ जाता है तो उसे हाई टाइड कहते हैं, और जब पानी बहुत ज़्यादा नीचे रहता है, यानी कि बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं रहता, उसे लो टाइड कहते हैं। ठीक है, और टाइड को आप देख सकते हैं समुद्र के किनारे जब आप खड़े होंगे तो देखते होंगे टाइड वहाँ पर बनते रहते हैं, यानी कि हवा पानी ऐसे होता था, पानी ऐसे ऐसे होता रहता है एक वेव्स की तरह, बड़े वेव्स की तरह, उसी को टाइड कहते हैं। ठीक है, टाइड और कॉज बाय द अट्रैक्शन इज बाय द मून। देखो यहाँ पर लिखा है, हमको लगा नहीं होगा, यहाँ पर लिखा है कि जो टाइड्स होते हैं वो कैसे अट्रैक्ट करते हैं, मून के द्वारा, चंद्रमा के द्वारा, और सन ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर के द्वारा। ठीक है, देखो जो चंद्रमा रहता है इस तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है कि जो मून है ना इस पानी को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, जब खींचता है कुछ ऊपर तक जाता है जिसे हाई टाइड कहते हैं, तो फिर पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उस पानी को फिर अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं लो टाइड। ठीक है, यहाँ पर लिखा है चंद्रमा आया है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटी होती है मून की, वो पानी को अपनी तरफ खींचता है। तो जब ऊपर खींचता है उसी को बोलते हैं हाई टाइड। ठीक है, फिर क्या करता है, पृथ्वी जैसे ही ऊपर जाता है तो इसका ग्रेविटी ज़्यादा होता है चंद्रमा से, क्योंकि इसका साइज छोटा है उसका साइज बड़ा है। जैसे ही थोड़ा सा ऊपर जाता है, जैसे 50 मीटर गया ऊपर या 10 मीटर गया ऊपर, तो वैसे ही क्या कर लेगा, पृथ्वी अपनी तरफ खींच लेगा, गिराएगा अपने ऊपर। फिर जब पानी गिरती है तो ये लो टाइड हो जाता है, यानी कि जब पानी उठाया चंद्रमा तो वो हाई टाइड है, फिर जब पटकेगा उस पर फिर समुद्र पे तो लो टाइड है। फिर जब ये चंद्रमा ऐसे घूमती रहती है और हमेशा ऐसे ऐसे होता रहता है। ठीक है, चंद्रमा यहाँ पर आएगा तो यहाँ का पानी उठाएगा, यहाँ का समुद्र का पानी, जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर पानी उठाएगा फिर गिराएगा, फिर ऐसे ऐसे ही चलती रहती है, जिसकी वजह से टाइड क्या होते हैं, बनते रहते हैं लगातार। इस तरीके से टाइड बनता है, हाई टाइड और लो टाइड। हाई टाइड को जितना चंद्रमा अपनी तरफ उठाता है, तो हाई टाइड और लो टाइड काफ़ी बनते रहते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी है हमारे मानसून के लिए। यानी कि जो भी मानसून वगैरह बनते हैं, जो भी टाइड्स वगैरह बनती हैं उन्हीं की वजह से बनती हैं, यानी कि चंद्रमा और पृथ्वी की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है जो टाइड्स होती हैं वो इंसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरह से इंपॉर्टेंस होती है, मतलब सिग्निफिकेंट होती हैं। कैसे, देखो
जब टाइड्स वगैरह आती हैं तो जो मछुआरे होते हैं उनके लिए भी काफ़ी आसानी होती है, यानी कि मछलियाँ पकड़ना आसान होता है। ये तो पहला पॉइंट हुआ। दूसरा चीज़ ये काफ़ी मदद करता है ट्रेड में, यानी कि व्यापारियों में जो बिजनेस वगैरह करते हैं, एक कंट्री से दूसरी जगह जाते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है उनके नेविगेशन का या ट्रेड करने में, ठीक है। तो कुछ पोर्ट के नाम दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर पोर्ट है कंडाला पोर्ट गुजरात में है, फिर ठीक है, गुजरात में एक पोर्ट है कंडाला करके, ठीक है ये। और डायमंड हार्बर कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में, यानी कि जो इंडिया है यहाँ पर 2 पोर्ट हैं, ठीक है, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है। ये जो दोनों पोर्ट किस पे डिपेंड करते हैं, टाइड पे, ठीक है। जैसा टाइड रहेगा उस तरह से ही लोग बिजनेस करेंगे, ठीक है। अगर हाई टाइड रहेगा तो मतलब बिजनेस मतलब समुद्र में नहीं जाते हैं, हो सकता है इनका शिप ही क्या करे पलट जाए। तो ये सिर्फ देखते रहते हैं कि हाई टाइड है कि लो टाइड है। तो हाई टाइड पे ये बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन जब लो टाइड रहता है, यानी कि टाइड क्या होता है ऊपर नीचे नहीं होता है, तो आसानी से ये लोग क्या कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक अपने सामान को बेचने के लिए। तो ये 2 पोर्ट हैं जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, कंडाला पोर्ट गुजरात में है और डायमंड हार्बर कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में है। तो इस पैराग्राफ में कह रहा है कि टाइड से जो इंसान को काफ़ी ज़्यादा मदद होती है बिजनेस में भी और मछली वगैरह पकड़ने में भी, ठीक है। और टाइड से भी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। वहाँ पर कुछ बड़े बड़े मशीन्स होते हैं जो जहाँ पर टाइड उठती हैं वहीं पर उस मशीन को क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। जब वो टाइड से वापस गिरती है ना तो उससे कुछ मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये 3 काम होती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहला कि ये टाइड जब बनता है तो मछुआरे जो होते हैं फिशरमैन उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। दूसरा होता है नेविगेशन के लिए। नेविगेशन कौन यूज़ करते हैं, व्यापारी लोग, यानी कि जो बिजनेसमैन होते हैं वो टाइड पर डिपेंड करते हैं कि टाइड बढ़ा ना तो नहीं जाते हैं, बाकी जो छोटा टाइड रहता है चले जाते हैं बिजनेस करने के लिए। तो लंदन कोलकाता एक जगह से दूसरी जगह लोग जाते हैं टाइड करने के लिए। तीसरा पॉइंट ये है कि ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है, कौन, टाइड्स, ठीक है। तो हमने पढ़ा वेव्स पढ़ा, फिर टाइड्स पढ़ा, अब तीसरे पे आते हैं ओशन करेंट। ये क्या होते हैं, बिग स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग रेगुलरली कॉन्स्टेंटली एंड डिफिनिट डायरेक्शन ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ओशन करेंट। कह रहा है बड़े बड़े जो स्ट्रीम्स रहते हैं, स्ट्रीम से आने के जो वेव्स रहता है बड़े बड़े काफ़ी लंबे लंबे होते हैं, ठीक है। तो बहाव पानी को बहाते हैं किसी एक डायरेक्शन में, ऐसा नहीं है कि पानी को इधर गया फिर इधर गया, तो इस तरीके से नहीं होते हैं, सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। इसी को हम बोलते हैं क्या, ओशियन करेंट्स, ठीक है। तो ये कह रहा बिग स्ट्रीम यानी कि बड़े बड़े चैनल्स यहाँ वाटर के, ठीक है, जो फ्लो हो रहे हैं लगातार किसी एक डिफिनिट डायरेक्शन में, ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे, ओशियन करंट कहेंगे। यानी कि जितने भी लहर होती हैं वो किसी एक डायरेक्शन में क्या करती हैं, मूव करती रहती हैं, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं ओशियन करंट। क्या बोलते हैं, ओशियन करंट। कह रहा है जो ओशियन करंट होते हैं जो एक डायरेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, उनका जो स्पीड होता है वो लगभग कितना होता है, 2 से 10 किलोमीटर के प्रति घंटे की रफ्तार से होता है, ठीक है। मतलब 1 घंटे में लगभग 10 किलोमीटर तक जा सकते हैं। लेकिन वही जब क्या होता है, ओशन करंट बहुत तेज़ी से नहीं चल सकता है, यानी कि बहुत स्लो चलता है, यानी कि जो ड्रिफ्ट होते हैं, यानी कि जो ओशन करंट होते हैं उनका स्पीड क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है। तब उनका स्पीड जानते हो क्या होता है, 103 किलोमीटर प्रति दिन होता है, यानी कि एक दिन में बस वो कितना चलते हैं, 1 से 3 किलोमीटर। कब, जब स्पीड जो हवा का स्पीड होगा वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होगा। तो ये डिपेंड करते हैं विंड पे, जितना तेज़ी से हवा बहेगा उतना तेज़ी से क्या होगा, इसका स्ट्रीमिंग होगा, यानी कि तेज़ी से चलेंगे, ठीक है। और जितना कम होगा उतना ही स्लो टाइप से चलेंगे। कह रहा है 2 तरह के करंट होते हैं, यानी कि 2 तरह के ओशन करंट होते हैं, 2 तरह के करंट होते हैं। पहला क्या होता है, पहला आता है वार्म करंट, ठीक है, और दूसरा आता है कोल्ड करंट। ये वार्म और कोल्ड करंट क्या होते हैं देखते हैं। तो 2 होते हैं, तो पहला देखते हैं वार्म करंट, ठीक है। वार्म करंट क्या कहता है, ये कहाँ पर होते हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, कैसे फ्लो करते हैं वार्म करंट। वार्म करंट फ्लो फ्रॉम लो एटीट्यूड टू हायर एटीट्यूड, यानी कि कम हाइट से ज़्यादा ऊंचाई की तरफ आते हैं। यानी कि जो हमारी पृथ्वी है, मान लेते हैं ये क्या है, हमारा इक्वेटर है, ठीक है। यहाँ पर ये प्रोड्यूस होते हैं कौन, वार्म वाले, तो यहाँ से ऊपर की तरफ आते हैं, यानी कि नॉर्थ पोल की तरफ आते हैं, कौन, वार्म करंट। और जो कोल्ड करंट होते हैं ठीक इसका उल्टा होते हैं, कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, पोल पे, और किस तरफ आते हैं, इक्वेटर की तरफ आते हैं, गर्मी की तरफ, ठीक है। ते होते हैं वार्म करंट और कोल्ड करंट, ठीक है। तो वार्म करंट कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, इक्वेटर की जगह पे, और कहाँ जाते हैं, हायर एटीट्यूड की, यानी कि ऊंचाई की तरफ, ऊपर की तरफ जाते हैं, यानी कि पोल की तरफ जाते हैं। वही जो कोल्ड करंट होते हैं वो ऊंचाई की तरफ, यानी कि पोल पे फॉर्म होते हैं, और कहाँ पर आते हैं, इक्वेटर की तरफ आते हैं, तो हाई से लो की तरफ जाते हैं। और जो वार्म वाले होते हैं वो लो से हाई तरफ जाते हैं, ठीक है। जिसको आप लोग थोड़ा याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है कॉजेस ऑफ ओशन करंट, कि क्यों ये ओशन करंट होता है, यानी कि जैसे जब टाइड हो रहा था, जैसे वेव्स प्रोड्यूस हो रही थी, वैसे ही क्यों ओशन करंट प्रोड्यूस होता है। तो कह रहा है कि इसके कई सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि देखते हैं। तो जो ओशन स्ट्रीम का जो सबसे पहला फैक्टर आता है वो कहता है कि जो हवा होती है ना वो एक डायरेक्शन में फ्लो करती है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में क्या होते हैं, फ्लो करते हैं। अभी हमने देखा कि जो स्ट्रीमिंग होती है उनका एक डायरेक्शन में होता है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ते चले जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ओशन के समुद्र के जो पानी होती है वो एक ही डायरेक्शन में करंट करती रहती है, ठीक है। तो पहला रीजन है जिसकी वजह से क्या होता है, प्रोड्यूस होता है ओशन करंट। दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीज़न कहता है कि जो हमारा ओशन करंट है वो किस पे डिपेंड करता है,
टेम्परेचर पे ही, ठीक है। तो अभी मैंने देखा कि दो तरह के करंट होते हैं, एक वार्म एक कोल्ड। तो ये क्या है, टेम्परेचर पे कंटेंट करेंगे कि टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहे हैं। तो क्या होगा, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो कहाँ प्रोड्यूस होता है, इक्वेटोरियल पे, और कहाँ जाने की कोशिश करते हैं, नॉर्थ पोल की तरफ, यानी कि लोअर से हायर लैटिट्यूड की तरफ, ठीक है। वहीं जो पोलर रीजन वाला होता है वो भी किस पे डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। तो ये जब पोल पे बनते हैं तो कहाँ पे जाने की कोशिश करते हैं, इक्वेटर की तरफ, यानी कि गर्माहट की तरफ। तो ये ओशन करंट इसकी वजह से भी क्या होता है, प्रोड्यूस होते हैं, किसकी वजह से, टेम्परेचर की वजह से, और दूसरा विंड के डायरेक्शन की वजह से। तीसरा आते हैं, तीसरा हमारा जो रीजन आता है वो आता है सैलिनिटी, यानी कि खारापन। कहता है, सब लोग जानते हैं कि समुद्र का पानी बहुत खारा होता है, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई रहता है। यानी कि नॉर्मल पानी को उबालेंगे तो हो सकता है 100 डिग्री पे क्या हो जाए, उबल जाए, लेकिन जो समुद्र का पानी होगा उसको उबालने के लिए लगभग 150 डिग्री तक गर्म करना पड़ेगा। तीसरी ये कह रहा है कि जो खारा पानी होता है उसके वजह से भी क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर पे असर डालता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ओशन करंट प्रोड्यूस होते हैं। चौथा रीजन क्या है, चौथा और आखिरी जो क्या बोलते हैं कारण आता है वो होता है कि कह रहा है कि इवोपरेशन की वजह से समुद्र में सबसे ज़्यादा इवोपरेशन होता है, यानी कि पानी किस में कन्वर्ट होता है, भाप में कन्वर्ट होता है, जिसकी वजह से दो अलग अलग जगहों पे क्या होता है, वाटर लेवल कम हो जाता है। यानी कहीं पर ज़्यादा इवोपरेशन हुआ, जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी वहाँ पर ज़्यादा इवोपरेशन होगा। मान लो यहाँ पर दो जगह है, ठीक है, यहाँ पर गर्मी ज़्यादा हो रही है तो यहाँ पर इवोपरेशन ज़्यादा होगा इसके मुकाबले, तो पानी किधर मूव करेगा, लोअर से हायर से लोअर प्रेशर की तरफ। इसके वजह से क्या होता है, ओशन करंट प्रोड्यूस होते हैं और एक डायरेक्शन में बहना शुरू हो जाते हैं। फिर कह रहा है द रोटेशन ऑफ द अर्थ ब्रिंगिंग अबाउट अ चेंज इन डायरेक्शन टू द ओशन करंट। और एक और रीजन है, पांचवा रीजन भी कह रहा है यहाँ पर कि जो पृथ्वी हमारा मूव करता है, ठीक है, जब पृथ्वी मूव करता है अपने रोटेशन का, अपना रोटेट करता है अपने आप को, तो उसके से भी एक डायरेक्शन बन जाता है समुद्र का, जिसके समुद्र अपने आप को, जैसे मान लो पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी ऐसे रोटेट कर रही है तो पानी भी इसी डायरेक्शन में क्या करेगी, रोटेट करेगी। तो जिसकी वजह से इसका एक डायरेक्शन बन जाता है जो कि ओशन करंट को फॉर्म करता है, प्रोड्यूस करता है। पांचवा रीजन काफ़ी आसान है, काफ़ी मस्त है कि रोटेशन ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी के रोटेशन की वजह से भी एक ओशन करंट फॉर्म हो जाता है। फिर आता है हमारा एक डिफरेंस, वेव और टाइड्स में क्या डिफरेंस होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिएगा, मैंने बता दिया है। नेक्स्ट टॉपिक आता है इफेक्ट ऑफ द ओशन करंट, यानी कि जो ओशन करंट हमने देखा कि एक ही डायरेक्शन में क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे, उनका क्या असर पड़ता है, ठीक है, देखते हैं। तो पहला हमारा जो इफेक्ट आता है वो आता है, कह रहा है कि जो ओशन करंट होते हैं, यानी कि जो ओशन करंट रहते हैं वो क्लाइमेट पे इफेक्ट डालते हैं, यानी कि क्लाइमेट को परेशान करते हैं। कैसे परेशान करते हैं, देखो, जो कोस्टल रीजन होता है ना, कोस्टल रीजन मैंने क्या कई बार बताया है कि समुद्र का जो किनारा होता है, जैसे मान लेते हैं इंडिया है, यहाँ पर चारों तरफ क्या है, समुद्र है, तो यह जो इसका किनारा होगा, इसके वजह से क्या होगा, ओशन करंट की वजह से कभी कभार गर्मी का जो सीजन आता है वो लंबा चला जाता है, ठीक है। या जो मतलब जो वार्म करंट होंगे वो क्या करेंगे, टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से जो मौसम होगा गर्म वाला वो और लंबा चला जाएगा। वही काम ये भी कर सकते हैं कोल्ड करंट भी, यानी कोल्ड करंट अगर ज़्यादा हुआ, यानी टेम्परेचर ज़्यादा गिर गया, तो जो ठंडा वाला मौसम होगा वो लंबा चला जाएगा। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है कि जैसे कोल्ड करंट अगर ज़्यादा हुआ, यानी कि उसका अगर क्या किया, टेम्परेचर को घटा दिया, तो विंटर क्या होगा, लंबा हो जाएगा, यानी कि जो ठंडी का मौसम होगा वो लंबा हो जाएगा। किसकी वजह से हुआ, कोल्ड करंट की वजह से। वही जो वार्म करंट है वो क्या करेंगे, समर सीजन को लंबा कर देंगे, यानी कि जो गर्मी का मौसम होगा वो उसको खींच देंगे। जैसे मान लो गर्मी का मौसम एक महीने का था, तो अगर वार्म करंट ज़्यादा हो गया, यानी कि टेम्परेचर को ज़्यादा सब बढ़ा दिए, ज़्यादा गर्मी कर दिए, तो गर्मी 1 महीने से 1.5 महीने तक चलेगी, ठीक है। इस तरीके से पहला इफेक्ट डालते हैं सब ओशन करंट, किस पे, क्लाइमेट पे, जो कि ठंडा गर्म लंबा खींच सकता है। दूसरा इसका इफेक्ट है, दूसरा जो रीजन है काफ़ी बढ़िया रीजन है, कह रहा है जो ओशन करंट होते हैं जो कि एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, उनके वजह से जहाँ पर वार्म करंट ज़्यादा होगा, कोल्ड करंट की बात हो रही है, वार्म करंट यानी कि जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी, जैसे कि इंडिया वगैरह हो गया, ठीक है, वहाँ पर बारिश भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है भाई। जब वार्म करंट होगा तो मॉइस्चर भी ज़्यादा होंगे, यानी कि ह्यूमिडिटी, यानी कि जो उमस होगा वो ज़्यादा होगा। उमस क्या करेगा, पानी को इवेपोरेट करके अपने अंदर भरेगा, जिसकी वजह से ज़्यादा बारिश होगा। जैसे कि कुछ जगह है जो लॉट ऑफ मॉइस्चर होता है, यानी कि बहुत मात्रा में नमी पाई जाती है, जैसे कि ब्रिटेन, आयरलैंड, यूएसए और इंडिया का भी कुछ पार्ट है, जैसे मेघालय वगैरह में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो वहाँ पर वार्म करंट प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि हमारे जो भारत है ये वाला पार्ट यहीं पर आता है, हिमालय, यहाँ पर क्या सारा क्या है, समुद्र है। यहाँ का जब वार्म करंट बनता है, यानी कि जो गर्म तापमान बनता है, इसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा नमी हो जाती है, उस नमी में पानी भर जाती है और मेघालय में काफ़ी ज़्यादा बारिश होने लगती है। तो वही यहाँ पर तीसरा इफेक्ट है। दूसरा इफेक्ट ये है कि वार्म करंट की वजह से कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, ठीक है। ये दूसरा था। तीसरा क्या कहता है, इसी में जो दूसरा इफेक्ट था, यानी कि दूसरा असर डाला, तो उसमें दूसरा है, कह रहा है कि जो देखो, जब वार्म करंट था वो बढ़ रहा था, क्या हुआ, बहुत ज़्यादा बारिश आ रही थी, ठीक है। वही जब कोल्ड करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा,
जो काफ़ी ज़्यादा सूखा पड़ जाएगा, यानी काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ेगी और काफ़ी ज़्यादा सूखा पड़ सकता है, जिसकी वजह से बारिश ही नहीं आएगी। जैसे कि कुछ रीजन है, जैसे हॉट डिज़र्ट है, यानी कि जो रेगिस्तान वगैरह रहते हैं वो काफ़ी दूर रहते हैं, ठीक है। तो कोल्ड करंट की वजह से वो लोग काफ़ी ज़्यादा सूखे पड़ जाते हैं, यानी कि वहाँ बारिश नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक रेगिस्तान की तरह का फॉर्म लेता है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया लाई नियर द कोस्टल एरियाज, कह रहा है जो ऑस्ट्रेलिया है वो कोस्टल एरिया के सबसे नज़दीक है, जो कि साउथ पैसिफिक करंट के पास है। जिसकी वजह से क्या होता है, जब उस ओशियन में, यानी कि जो हमारा समुद्र है, ठीक है, वहाँ पे जब विंड यानी कि कोल्ड करंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर सूखा पड़ने लगता है। वहीं जो वार्म करंट होगा उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बारिश आने लगेगा। तो इस तरीके से आती है, यानी कि जो वार्म यानी गर्म करंट होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा बारिश लाएगा, और जो कोल्ड वाला होगा वो ड्राइनेस लाएगा, यानी कि सूखापन लाएगा। तीसरा जो इफेक्ट डालता है ओशन करंट का, कह रहा है कि मान लेते हैं कुछ, जैसे मान लेते हैं जो वार्म करंट है वो कहाँ पे चला गया, कोल्ड कंट्री में। जैसे मान लो कुछ ऐसे जगह, ऐसे देश है जो काफ़ी ज़्यादा ठंडा रहता है, जैसे रसिया वगैरह का जो अपर पार्ट है वहाँ पर ठंडा रहता है। तो वहाँ पे जो समुद्र होगा वहाँ पर अगर वार्म करंट चला गया तो क्या होगा, वहाँ का जो ट्रेड होगा वो बंद नहीं होगा, 12 महीने तक क्या होंगे, खुले रहेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ का मौसम बहुत ही मतलब मॉडरेट मौसम होगा, ना ही ज़्यादा गर्म होगा ना ही ज़्यादा ठंडा होगा। वही उल्टा भी हो सकता है, जैसे कि कोल्ड जो करंट होगा कहाँ पर चला गया, वार्म कंट्री में, जैसे कि इंडिया में, ठीक है। तो यहाँ का जो बिजनेस वगैरह होगा वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा, यानी कि इंडिया में ना ही ज़्यादा बारिश होगा ना ही ज़्यादा ठंड पड़ेगी, यानी मतलब कि ना ही ज़्यादा गर्मी पड़ेगी ना ही ज़्यादा ठंड पड़ेगी। किसकी वजह से? कोल्ड करंट की वजह से। तो यहाँ पर कह रहा है कि वार्म करंट कहाँ पर पहुँच गया, कोल्ड कंट्री में पहुँच गया, यानी कि गर्म करंट, यानी गर्म का समुद्र का पानी कहाँ पहुँच गया, ठंडे देशों में पहुँच गया। तो वहाँ का काफ़ी ज़्यादा मतलब मौसम अच्छा हो जाएगा। वैसे ही उल्टा भी यहाँ भी हो जाएगा, यानी कि कोल्ड करंट अगर गर्मी वाले कंट्री में पहुँच गया तो वहाँ का भी मौसम क्या हो जाएगा, एक तरह से बढ़िया हो जाएगा। यह था तीसरा। चौथा क्या कह रहा है, जो भी हम देखा कि मौसम क्या होता है, मॉडरेट हो जाता है, उसकी वजह से क्या होगा, जो शिप्स वगैरह होंगे क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सेल करेंगे, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारी आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कंट्री भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप करेगी, यानी कि विकास करेगी। फिर कह रहा है पाँचवा इफेक्ट जो है वार्म करेंट, यानी कि जो गर्म करेंट्स होंगे हेल्प नेविगेट बाय मेल्टिंग इन डेंजरस आइसबर्ग, ठीक है। जैसे कभी कभार क्या होता है कि जो बड़े बड़े आइस के टुकड़े रहते हैं, बर्फ़ के टुकड़े रहते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, ग्लेशियर वगैरह में, उससे क्या होगा, नेविगेट कर पाएंगे कि हाँ कि आगे क्या है, बर्फ़ का टुकड़ा है। जैसे जो टाइटैनिक जहाज था वो किसी एक पहाड़ के मतलब बर्फ़ का टुकड़ा था उसी में लड़ गया था, इसकी वजह से वो डूब गया। तो इससे मतलब पता लगा सकते हैं वार्म करंट से, वार्म करंट जब रहेगा तो मौसम साफ़ रहेगा, यानी कि क्लियर रहेगा, जिसकी वजह से नेविगेशन को यानी कि शिप वालों को पता चल सकता है कि आगे बर्फ़ है कि नहीं है, रास्ता साफ़ है कि नहीं है। तो समुद्र में भी रास्ता देखना पड़ता है कि कहीं बर्फ़ का टुकड़ा बहुत बड़ा तो नहीं है, जिस वजह से क्या होगा, शिप उसमें टकरा जाएगी और शिप वहीं पर डूब जाएगा, उसमें जो लोग होंगे वो मारे जा सकते हैं। तो वार्म करंट काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है क्या करते हैं, नेविगेशन के लिए। फिश कह रहा है कि द बेस्ट फिश आर फाउंड इन कोल्ड एंड सैलो वाटर, कह रहा है जो सबसे बढ़िया मछली होती है वो कहाँ पर पाई जाती है, ठंडी और सैलो वाटर में, जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा गहरा ना हो। तो इसके वजह से भी मतलब मछुआरों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, जहाँ पर कोल्ड वेदर होगा, ठीक है, मतलब मॉडरेट वाला। कह रहा है कि द कोल्ड करंट कैरी द फिश वार्मर रीजन एंड प्रमोट द फिश ट्रेड, कह रहा है जब कोल्ड करंट आता है तो मछली को अपने साथ लाता है, जिसकी वजह से जो फिश ट्रेड होता है, यानी कि जो मछलियों का व्यापार होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, बढ़ोतरी हो जाता है। किसकी वजह से? कोल्ड करंट की वजह से। नेक्स्ट आता है डेंस फ्रॉग आर प्रोड्यूस वेयर कोल्ड एंड वार्म करंट मीट टुगेदर, कह रहा है कि जहाँ वार्म करंट और कौन, ठंडे वाले करंट, यानी कि गर्म और ठंडा जब आपस में मिलते हैं तो वहाँ का मौसम क्या होता है, बहुत ही बेहतरीन हो जाता है। कह रहा है कि द डाउन स्प्रिंग, यानी कि जब कोल्ड और गर्म आपस में मीट करते हैं टुगेदर तो वहाँ का फॉग क्या होता है, बहुत ही साफ़ हो जाता है और बहुत ही बढ़िया लगता है। लेकिन दे प्रूव वर वेरी डेंजरस फॉर द शिप, लेकिन वो किसके लिए डेंजरस हो जाते हैं, शिप के लिए, क्योंकि वहाँ पर कुआरा छा जाता है। जब गर्म ठंडा मिलेगा तो धुआं निकलेगा ना, जैसे तावा जो होता है या कुकर वगैरह होता है तो उसमें पानी रहता है, पानी जब उसमें कुकर गर्म होता है तो देखते हैं उसमें भाप निकलता है। तो वैसे इसमें भी होगा, जब ठंडा यानी कि कोल्ड स्ट्रीम और वार्म स्ट्रीम आपस में मिलेंगी तो कोहरा छा जाएगा, जो कि डेंजरस होगा किसके लिए, शिप वगैरह के लिए। और शिप क्या होगी, टकरा सकती हैं किसी बर्फ़ के टुकड़े में, जो कि शिप क्या होगा, डूब सकता है टाइटैनिक की तरह। तो ये कुछ इफेक्ट थे, बस इतना ही था। नेक्स्ट आता है कंपेयर, यानी करंट और वेव्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है, तो देख लेते हैं ये भी। कह रहा ओशियन करंट जो होते हैं ना वो रिवर की तरह होते हैं, यानी कि कोल्ड और हॉट होते हैं। जो ओशियन करंट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ठंडे और गर्म, अभी हमने देखा। लेकिन जो वेव्स होते हैं वो क्या होते हैं, विंड ब्लोइंग ओवर द सी कॉज अ बिग रिपल व्हेन वी कॉल वेव्स, यानी कि वेव्स जो होते हैं वो हवाओं की वजह से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और मतलब कि वेव्स इधर भी जा सकती है उधर भी जा सकती है, मतलब इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है, अगर हवा इधर से चली तो इधर जाएगी, हाँ इधर से चली तो इधर से जाएगी। लेकिन करंट ऐसे नहीं होते हैं, वो एक डायरेक्शन में जाते हैं और इनके दो पार्ट होते हैं, कोल्ड और हॉट, ठीक है। फिर कह रहा है करंट मूव बोथ ऑन द सरफेस ऑफ सरफेस ऑफ द ओशियन,
वेव ट्रेवल आउटवर्ड ऑफ द सरफेस ऑफ ओशियन। कह रहा है कि जो करंट है वो क्या हो सकता है, ओशन के सरफेस पे मूव कर सकता है, लेकिन ये लंबे समय तक मूव नहीं कर सकता है। फिर कह रहा है करंट आर कॉज्ड बाय द चेंज ऑफ टेम्परेचर। करंट कैसे प्रोड्यूस होता है? टेम्परेचर की वजह से। अगर ठंडा हुआ तो कोल्ड करंट हो जाएगा, गर्म हुआ तो वार्म करंट हो जाएगा। और ये जो प्रोड्यूस होते हैं विंड, वो किसकी वजह से होते हैं? विंड की वजह से, यानी कि जो वेव्स प्रोड्यूस होते हैं वो हवा की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। चौथा आता है करंट कंटिन्यूसली फ्लो वन डायरेक्शन ओनली। सबको पता है कि जो करंट होते हैं बस एक डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, ठीक है। क्यों? कई सारे रीजन मैंने बताए हैं। और जो वेव्स होते हैं इनका डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है। अगर वही मैंने कहा कि हवा इधर से चलेगा तो इधर जाएगा, इधर से चलेगा तो इधर चला जाएगा। फिर आते हैं वार्म करंट और कोल्ड करंट में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। अभी मैंने बताया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। तो जैसे 2-3 है मैंने बता दे रहा हूँ। जैसे कि वार्म करंट फ्लो फ्रॉम द इक्वेटोरियल रीजन। सबको पता है कि जो वार्म करंट होता है यानी कि जो गर्म करंट्स होते हैं वो गर्म से किधर की तरफ जाते हैं? ठंडे की तरफ, यानी कि नॉर्थ की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि वार्म करंट फ्लो फ्रॉम द इक्वेटोरियल रीजन, यानी कि इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाते हैं। वही जो कोल्ड करंट होते हैं वो पोलर रीजन से इक्वेटर की तरफ आते हैं, यानी कि पोल से कहाँ आते हैं? इक्वेटर की तरफ, यानी कि नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है, गर्म की तरफ। और ये गर्म होके ठंडे की तरफ जाते हैं। तो ऐसे ही है, जो वार्म करंट होते हैं वो टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, यानी कि मौसम गर्मी को बढ़ा देते हैं। वही जो कोल्ड करंट होते हैं वो टेम्परेचर को क्या करते हैं? घटा देते हैं, यानी कि ठंडा मौसम ला सकते हैं। और जब दोनों मिलते हैं तो कोहरा छा जाता है। तो अपने अपने फ़ायदे हैं दोनों वार्म और कोल्ड के। तो देख लीजिएगा। बस इतना ही था चैप्टर आपका। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक, टेक केयर।